बच्चों नमस्कार, कैसे उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे टक्कर सिद्धांत। ठीक है, अभिक्रिया जो होती है उसमें अभिकारकों के बीच में जो टक्कर होती है वो सिद्धांत क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, उस सिद्धांत को होने के लिए मॉलिक्यूल्स के पास में कितनी एनर्जी होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, सब चीजें हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत। ठीक है, टक्कर सिद्धांत यानी कि किसी अभिक्रिया को पूरा होने के लिए अभिकारक अणुओं के बीच में टक्कर यानी कि कोलाइजन का होना जरूरी होता है। जब तक कोलाइजन या टक्कर नहीं होगी तब तक हमारा जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग इस वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं और ये थर्ड चैप्टर हमारा केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगत की। ठीक है, तो इससे पहले हमने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, ठीक है, के लिए जो हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है वो पढ़ लिया है, देख लेना आप जाके। ठीक है, बोर्ड परीक्षाओं में वो नहीं पूछा जाता, लेकिन उसका जो फार्मूला है उस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन करना आप सीख लीजिए, किस तरह से क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ठीक है, और अपने उन साथी तक पहुंचा देना जो क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, आगामी परीक्षाओं में बैठने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत। जैसे अगर हम बात करें, मान लो ये जो हमारे पास A+A, ये क्या है, दो रिएक्टेंट है। क्या है, दो रिएक्टेंट है। अगर आपको चाहिए P, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट, तो इन दोनों रिएक्टेंट्स में, ठीक है, इन दोनों रिएक्टेंट्स में आपस में टक्कर होना बहुत जरूरी है। जब तक ये आपस में टकराएंगे नहीं तब तक जो है प्रोडक्ट हमारा बनेगा नहीं। इसी को टक्कर सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, टक्कर सिद्धांत। ठीक है, तो इसी के बारे में इसमें बताया गया है। देखो क्या होता है, कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को स्पष्ट करने के लिए 1916 से 18, याद रखना है 1916 से 18 ईस्वी में, ठीक है, दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, एक का नाम था मैक्स ट्राउट्ज और दूसरे का नाम था विलियम लेविस। ठीक है, 16 से 18 में मैक्स ट्राउट्ज और विलियम लेविस द्वारा टक्कर सिद्धांत दिया गया था, जो कि गैसों के गतिज सिद्धांत पर आधारित है। गैसों का गतिज सिद्धांत, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो गैसें हमारी होती हैं वो बहुत छोटे छोटे परमाणु या अणुओं से मिलकर बनी होती हैं, जो रैंडमली सभी दिशाओं में गति करती रहती हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से ये रैंडमली सभी दिशाओं में गैसें गति करती रहती हैं। इसी प्रकार से कहा गया कि जो हमारा टक्कर सिद्धांत है वो गैसों के गतिज सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, किस पर, गतिज सिद्धांत पर आधारित है। जैसे हमारे पास ये रिएक्टेंट है दोनों, ठीक है, तो इस कंटेनर में अगर मैं रिएक्टेंट से ले लूं, ठीक है, A B A B A B, ये भी क्या करते हैं, गैसों के अणुओं की तरह, ठीक है, क्या करते हैं, लगातार गति करते रहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, सभी दिशाओं में ये लगातार गति करते रहते हैं जब ये आपस में टकराते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि ये सभी आपस में टकरा जाएं, ठीक है, जरूरी नहीं है सभी आपस में टकरा जाएं। कुछ ऐसी टक्करें होंगी जो हेड टू हेड होंगी। कैसी होंगी, हेड टू हेड, यानी कि डायरेक्ट आमने सामने से टक्करें होंगी। उन टक्करों के दौरान ही हमारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, उन्हीं टक्करों को हम कहते हैं प्रभावी टक्करें। क्या कहते हैं, प्रभावी टक्करें। तो जितनी भी टक्करें इसमें होंगी ए और बी के बीच में, सारी की सारी प्रभावी टक्करें नहीं होंगी और सारी टक्करों से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये किसने बताया था, ये बताया था हमारा मैक्स ट्राउट्ज और विलियम लुईस ने। ठीक है, एक टक्कर सिद्धांत दिया था जो कि गैसों के गतिज सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, अब देखो कह रहा है इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, अभिकारक अणुओं को कठोर गोला माना जाता है। क्या माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो अभिकारक के अणु है ये कैसे होंगे, ये होंगे कठोर गोला। ठीक है, कैसे, कठोर गोले होंगे। ठीक है, और कह रहा है और यह भी कहा जाता है कि अभिक्रिया तभी संभव होती है जब अभिकारक अणु एक दूसरे से आपस में टकराते हैं। जब तक ये एक दूसरे से आपस में टकराएंगे नहीं तब तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा नहीं। तो पहली बात क्या माना जाता है, इनको कठोर गोला माना जाता है।
और दूसरी बात ये आपस में टकराने चाहिए, अगर नहीं टकराएंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये दो बातें यहाँ से आपको पता चलती हैं, ठीक है। कठोर गोला मतलब जैसे ए है आपका, अगर ये आपका कठोर नहीं होगा, सॉफ्ट होगा, तो ये टकराने के दौरान टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर ये हमारा सॉफ्ट होगा, ठीक है, कठोर ना होकर सॉफ्ट होगा, तो जब इसमें टक्कर होगी, क्या होगा? जब इसमें कोलाइजन होगा, कोलाइजन यानी कि टक्कर होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा और ए बिखर जाएगा, जो कि बिखरा हुआ भाग इस ए के साथ में रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये माना जाता है कि जो हमारे रिएक्टेंट है ये कैसे होते हैं? कठोर गोला होते हैं, कठोर गोले के समान होते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स, ठीक। और ये तभी संभव है, ठीक है, अभिकारक जब एक दूसरे से टकराएंगे तभी हमारा क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। इतनी बात। उसके बाद कह रहा है देखो, प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या टक्कर आवृत्ति कहलाती है, ठीक है। यह टक्करों की संख्या को टक्कर आवृत्ति कहते हैं, इसे जेड से लिखते हैं, जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है, ठीक। अब प्रति सेकंड, जैसे सपोज हमने क्या ले लिया, एक ऐसा बर्तन ले लिया, ठीक है, कह रहा प्रति आयतन, ठीक है, यानी कि एक इकाई आयतन में, ठीक है, कितना आयतन होगा? ये जो हमारा कंटेनर है इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? 1 लीटर मान लो, ठीक है, 1 लीटर मान लो। इस 1 लीटर आयतन में आपका जो ए है और जो आपका बी है, ए और बी, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? रैंडमली क्या कर रहे हैं? मोशन में, ठीक है, यानी कि ये लगातार सभी दिशाओं में गति कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा प्रति सेकंड। अब इसमें 1 सेकंड में, कितने में? 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जितनी टक्करें होती हैं, ठीक है, क्या होगा? 1 सेकंड में जितनी टक्करें होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? टक्कर आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? जितनी टक्करें होंगी उसी को हम टक्कर आवृत्ति यानी कि जेड कहते हैं। एक इकाई आयतन में 1 सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या को टक्कर आवृत्ति या जेड कहते हैं। क्या कहते हैं? टक्कर आवृत्ति या जेड कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी टक्करें कैसी होनी चाहिए? ये हमारी प्रभावी टक्करें होनी चाहिए। कैसी? प्रभावी टक्करें, ठीक है, कैसी होनी चाहिए? प्रभावी टक्करें, ठीक है। जब प्रभावी टक्करें होंगी तभी हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट बनेगा, अन्यथा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक बात यहाँ पर यह भी लिख लो कि अभिकारकों के बीच जो टक्करें होती हैं वो कैसी होनी चाहिए? वो टक्करें प्रभावी होनी चाहिए, ठीक है। कैसी होनी चाहिए? प्रभावी, ठीक है। लिखेंगे यहां अभिकारक अणुओं के बीच होने वाली अभिकारक अणुओं के बीच होने वाली सभी टक्करों के दौरान उत्पाद नहीं बनते, ठीक है। सभी टक्करों के दौरान उत्पाद नहीं बनते हैं और जिन टक्करों के दौरान उत्पाद बनते हैं, जिन टक्करों के दौरान उत्पाद बनते हैं उन्हें प्रभावी टक्करें कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें ही हम प्रभावी टक्करें कहते हैं, ठीक है। तो अभिकारक अणुओं के बीच में लगातार टक्करें होती रहती है, जैसे कि गैस के अणु इधर उधर सभी दिशाओं में रैंडमली घूमते रहते हैं, उसी तरह से हमारे जो मॉलिक्यूल होते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं, वो भी लगातार गति करते रहते हैं। कुछ टक्करें ऐसी होती है, कुछ मॉलिक्यूल आपस में ऐसे टकराते हैं बिल्कुल हेड टू हेड यानी कि सामने से, ठीक है। तो जब मॉलिक्यूल सामने से टकराते हैं वही टक्कर रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में बदलती हैं। बाकी जो टक्करें होती हैं, ठीक है, पार्शली टक्करें होती हैं यानी कि साइड वाइज टक्करें होती हैं। जैसे हम रोड पे जा रहे होते हैं तो किसी का कंधा लग गया, ठीक है, तो उसमें हम जो है उसको ज़्यादा नहीं सुनाते हैं, वो हमें ज़्यादा नहीं सुनाता है। और जब आप आमने सामने जा रहे हैं और हमने सामने से बिल्कुल सामने से ऐसे मार दिया
या उसने एकदम सामने से मार दिया, तो या तो हम उसको सुनाएंगे या वो हमें सुनाएगा, मतलब कि झगड़ा होना तय है। ठीक है, तो जो साइड वाइज टक्करें होती हैं, पार्सली टक्करें होती हैं, उनमें प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। ऐसे तो टक्करें बहुत सारी होती है, जैसे आप भीड़ वाले स्थान में जाते हैं तो किसी का कंधा लग गया, किसी की कोहनी लग गई, तो ये चलता रहता है। ठीक है, तो ये भी होती टक्कर ही है, लेकिन ये हमारी प्रभावी टक्कर नहीं होती। प्रभावी टक्कर कब होगी? या तो कोई आपको पीछे से धक्का मार दे पूरा ज्यों करते हुए आके, ठीक है, या बिल्कुल सामने से टक्कर मार दे, तो वो कैसी होती है? प्रभावी टक्कर। तो उनमें लड़ाई होना आपका लाजमी है। ठीक है, तो वहां पर लड़ाई आपकी हो जाती है। अब जैसे सपोज ये हमने फिर से एक बर्तन ले लिया है, ठीक है, इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल हैं जो कि लगातार सभी दिशाओं में गति करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, गैस के अणुओं की तरह, गैस के अणु भी इसी तरह से सभी दिशाओं में लगातार गति करते रहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसीलिए इसको गैसों का गति सिद्धांत, गैसों के गति सिद्धांत पर आधारित माना जाता है। ठीक है, मान लो इनमें टक्करें तो हो रही हैं, ठीक है, टक्करें तो हो रही हैं, लेकिन सभी ऐसी टक्करें नहीं है जिनसे उत्पाद बन जाए। ठीक है, सभी टक्करों से आपका उत्पाद नहीं बनने वाला है, केवल उन्हीं टक्करों से उत्पाद बनेगा जो प्रभावी टक्करें होंगी। ठीक है, तो मान लो कुछ हमारे मॉलिक्यूल्स इस तरह से अभी भी इसमें घूमते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ जो है, कुछ से क्या बन गया? कुछ से बन गया उत्पाद। ठीक है, तो ये जो हमारी इतनी सी चीज है, ये क्या है? ये बन गया हमारा उत्पाद। ठीक है, ये जो बचे हुए हैं, ठीक है, ये कैसे? ये वो मॉलिक्यूल हैं जिनके बीच में प्रभावी टक्करें ना हुई थी। ये कौन से मॉलिक्यूल बचे हुए हैं? ये वो मॉलिक्यूल बचे हुए हैं जिनके बीच में प्रभावी टक्करें ना हुई थी। ठीक है, तो ये अप्रभावी टक्करों वाले अणु, ये कैसे हैं? ये वो अणु हैं जिनके बीच में प्रभावी टक्करें ना हुई थी, ये उत्पाद में बदल गया, तो ये सभी कैसे हैं? इनके बीच में प्रभावी टक्करें हुई थी। क्या लिखेंगे? प्रभावी टक्करों वाले अणु। और ये प्रभावी टक्करों वाले अणु ही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? उत्पाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। सपोज दैट इनमें आपकी 500 टक्करें हुई। कितनी टक्करें हुई? 500 टक्करें हुई। इन 500 टक्करों में से 500 की 500 टक्करें ऐसी नहीं होंगी जो प्रभावी होंगी। ठीक है, कुछ टक्करें ऐसी होंगी जो अप्रभावी होंगी। ठीक है, तो मान लो इन 500 में से हमारी 300 टक्करें कैसी हुई? प्रभावी। 300 टक्करें प्रभावी हुई और 200 टक्करें आपकी कैसे हो जाएंगी? अप्रभावी। ठीक है, 200 टक्करें आपकी अप्रभावी हो जाएंगी, तो वही ऊपर रह जाएंगे जो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। 300 टक्करों के दौरान जो हमारे उत्पाद बना था वो हमारा क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, उत्पाद बन जाएगा। तो जरूरी नहीं सभी टक्करों के दौरान ही प्रोडक्ट बने। ठीक है, कुछ टक्करें ऐसी होती हैं जो साइड वाइज होती हैं या पार्सली होती है। ठीक है, उनसे प्रोडक्ट नहीं बनता है। ठीक है, उनसे आपका उत्पाद नहीं बनता है। इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब इसके बाद कह रहा है, ठीक है, प्रभावी टक्करों की कुल टक्करें, ठीक है, प्रभावी टक्करों की संख्या कुल टक्करों की तुलना में बहुत कम होती है। ठीक है, जैसे मान लो कुल टक्करें अगर आपकी 100 हुई, ठीक है, कितनी हुई? इन अणुओं के बीच में, अभिकारक अणुओं के बीच में अगर कुल टक्करें आपकी, कुल टक्करें, सॉरी, कुल टक्करें अगर आपकी 100 हुई, ठीक है, तो कुल टक्करें 100 होने पर भी इसमें से 100 टक्करें होने पर भी जो है 100 के 100 रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, मान लो इन 100 में से केवल 20 या 50 टक्करें ही ऐसी हुई जो कि हमारी कैसी थी? प्रभावी थी। ठीक है, तो मान लिया यहाँ पर 30 प्रभावी टक्करें, और इन्हीं 30 प्रभावी टक्करों से ही क्या बनेगा? आपका प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? आपका प्रोडक्ट बनेगा। बाकी के जो मॉलिक्यूल हैं वो अपने गति करते रहेंगे। ठीक है, इस तरह से तो लिखा हुआ है सब प्रभावी टक्करों की संख्या कुल टक्करों की तुलना में काफी कम होती है। कुल टक्करें कितनी थी हमारी? 100, और प्रभावी टक्करें कितनी हुई? केवल 30 ही। इन 30 टक्करों के दौरान ही जो हमारा रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, कुछ 30 ही ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो आपस में तेजी से टकराए होंगे और वो एकदम से कहाँ पहुंच गए होंगे? प्रोडक्ट में पहुंच गए होंगे। ठीक है,
कह रहा है अभिकारक अणुओं के बीच टक्करें तभी प्रभावी होती हैं जब वे एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात ये जो हमारे रिएक्टेंट्स इसमें गति कर रहे हैं ये तभी इतनी तेजी से टकराएंगे जब इनके पास एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा होगी। क्या होगी? एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा होगी। जब इनके पास एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा होगी तभी ये तेजी से टकराएंगे और टकराने पर क्या होगा? इनका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अर्थात इनके पास कुछ भी सही, कोई भी मॉलिक्यूल सही, आपका एटम सही, कुछ ना कुछ उसकी खुद की एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे हम लोग जब आप इधर उधर जाते हैं, घूमते हैं, तो हमारी भी खुद की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। ठीक है, इसी तरह से रिएक्टेंट्स की खुद की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। रिएक्टेंट्स जो मॉलिक्यूल होते हैं इसमें दिखाई दे रहे हैं आपका, जैसे कुछ भी ले लो, जैसे हम रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हो गया, तो इनमें जो हमारे रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल होते हैं, हाइड्रोजन आयोडीन हो गया, इनकी सबकी खुद की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। ठीक है, तो वो उस एनर्जी से ही ये अगर प्रोडक्ट में नहीं बदलते हैं तो इनको कुछ और एनर्जी गेन करनी पड़ती है। जैसे कुछ अपक्रियाएं ऐसी होती हैं जो सामान्यता नहीं होती हैं, उनको हम या तो हीट करते हैं, क्या करते हैं? उनको हम हीट करते हैं। ठीक है, या बाहरी सोर्स से हम क्या करते हैं? उसको ऊर्जा देते हैं, तब जाके वो रिएक्शन हमारी पूरी होती है। ठीक है, जैसे कुछ आपको घोलना है, ठीक है, तो कभी कभार ऐसे नहीं घुलता तो उसको हम क्या करते हैं? नीचे से हीट करते हैं। ठीक है, तब जाके वो हमारा क्या होता है? डिजोल्व होता है। तो ये उसको हमने क्या दिया? ऊर्जा दी। ठीक है, एनर्जी दी, जिससे कि उसको जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल थे वो उनके पास पर्याप्त ऊर्जा हो गई, और पर्याप्त ऊर्जा होने के बाद ही क्या हुआ? उनमें प्रभावी टक्करें हुई और वो एक उत्पाद में बदल जाते हैं। ठीक है, तो चाहे उनके पास इतनी खुद की ऊर्जा हो, चाहे हमें अपने पास से उनको ऊर्जा देनी पड़े। अगले कह रहे हैं कि अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जो उनके द्वारा प्रभावी टक्कर करने के लिए आवश्यक होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। कौन सी? थ्रेशोल्ड वाली। ठीक है, या इसको कहते हैं देहली ऊर्जा। क्या कहते हैं? देहली ऊर्जा कहते हैं। जैसे कुछ मॉलिक्यूल हैं आपके पास, सपोज हाइड्रोजन ले लो, आयोडीन ले लो, या नाइट्रोजन ले लो और हाइड्रोजन ले लो, इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है। जैसे मैं यहाँ लिखूँ A+B, क्या लिख गया? A+B, यहाँ पर बन जाएगा का प्रोडक्ट, वो भी किसका? B और A। ठीक है, इन दोनों का ही बनेगा, सीधी सी बात है। अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा, यानी कि उनके अंदर जो खुद की कम से कम ऊर्जा होती है, उनके द्वारा प्रभावी टक्कर करने के लिए अगर आवश्यक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? देहली ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम देहली ऊर्जा कहते हैं। अगर इनके अंदर जो ऊर्जा है, और ये ऊर्जा क्या है? ये बराबर पर्याप्त है किसके लिए? प्रभावी टक्कर के लिए। अगर ये प्रभावी टक्करों के लिए पर्याप्त है तो इसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? देहली ऊर्जा। क्या कहते हैं? देहली ऊर्जा कहते हैं। ठीक, ये समझ आई? ऊर्जा इनके अंदर है और वो ऊर्जा प्रभावी टक्कर करने के लिए पर्याप्त है, उसी को हम कहते हैं देहली ऊर्जा। क्या कहते हैं? देहली ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कह रहा देखो प्रभावी टक्करों के लिए दो अवरोध हों। ठीक है, तो दो अवरोध होते हैं। जब ये रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो इनके बीच में अवरोध आ जाता है। ठीक है, अवरोध या बैरियर आ जाते हैं। तो अवरोध कौन कौन से हैं? एक तो ऊर्जा अवरोध होता है। क्या होता है? एक तो ऊर्जा अवरोध होता है, दूसरा होता है हमारा दिशा अवरोध। दिशा अवरोध अर्थात इन दोनों का जो दिशा है वो भी कैसी होनी चाहिए? उचित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? उचित दिशा होनी चाहिए। और एक क्या होना चाहिए? ऊर्जा अवरोध। ठीक है, यानी कि ये एक, जैसे मान लो अगर आप किसी ढाल पे चढ़ते हैं, कहाँ चढ़ते हैं? जैसे आपको ढाल पे जाना है, ये ढाल है। ठीक है, अगर आप यहाँ से धीरे धीरे यहाँ तक पहुंच गए किसी प्रकार से, तो इधर तो आप खुद से ही आ जाओगे। ठीक है, यहाँ से अगर आप धीरे धीरे यहाँ तक पहुंच गए, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? एनर्जी। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए यही क्या होता है? एनर्जी बैरियर होता है। और अणुओं को, ठीक है, यहाँ से धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचने के लिए एनर्जी चाहिए होती है।
यहाँ तक अगर पहुंच जाएगा तो इधर तो प्रोडक्ट बन जाएगा खुद से। जैसे हम ढाल तक जाते हैं तो ढाल तक पहुंचने में हमें ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, ठीक है। और जब हम ढाल पे पहुंच जाते हैं, चोटी पे पहुंच जाते हैं, तो इधर को तो हम खुद से ही लुढ़क जाएंगे। अगर आप यहाँ से इधर को लुढ़क जाओगे तो नीचे खुद ही आ जाओगे, ठीक है, धीरे धीरे। यानी कि इधर आने के लिए आपको खुद को एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, खुद की एनर्जी लो या कुछ खा पी के या किसी दूसरे माध्यम से आप एनर्जी लो, यहाँ तक पहुंच जाओ और इधर तक आप खुद ही आ जाओगे, ठीक है। तो भाई कह रहा है प्रभावी टक्करों के लिए 2 अवरोधों, एक तो दिशा अवरोध हो गया, दूसरा ऊर्जा अवरोध हो गया। इन दोनों अवरोधों को क्या करना पड़ता है, पार करना पड़ता है। किसको, रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल को, तब जाके कहीं हमारा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ये क्या हमारा रिएक्टेंट और ये इधर क्या बन जाता है, हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। हम कह रहा है कि अभिकारक अणु आपस में तभी टकराते हैं जब उनमें उचित दिशा विन्यास होता है। तो ये दिशा विन्यास वाली कहानी बड़ी अच्छी है, इसको आपको अच्छे से समझना है कि दिशा विन्यास ये क्या कहता है। जैसे अगर दोनों का जो ओरिएंटेशन है, ठीक है, वो प्रॉपर है, तब तो वो एक दूसरे से आपस में टकराएंगे। और अगर प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है, तो वो एक दूसरे से आपस में नहीं टकराएंगे। अर्थात अणुओं की जो दिशा है वो कैसी होनी चाहिए, एक दूसरे के विपरीत, ठीक है। जैसे मान लो ये ए है प्लस ये क्या है बी, तो इन दोनों की जो दिशा है वो कैसी है, उचित, उचित दिशा विन्यास, उचित दिशा विन्यास। यानी कि अब ये दोनों टकरा कर क्या बना लेंगे, अब ये दोनों टकरा कर बना लेंगे प्रोडक्ट, वो भी किसका, ए और बी का। अगर ए और बी है तो अब इनमें प्रभावी टक्कर हुई, कैसे हुई है, प्रभावी टक्कर हुई और बन गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गया उचित विन्यास वाला। अगर यहीं पर हम ऐसे ले लें, सपोज दैट आप ले लो ए और ए प्लस बी और बी, यहाँ पर ये जो टक्करें हैं, ठीक है, ये वाला भी तो इस वाले ए से टकरा जाएगा, लेकिन ये वाला भी इस वाले ए से नहीं टकरा पाएगा, ना ये वाला भी इस वाले ए से टकरा पाएगा, ठीक है। तो इनमें कोई भी उचित विन्यास नहीं है, ठीक है। इनमें उचित दिशा विन्यास ना होने के कारण इसका प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो कोई भी इनमें उचित दिशा विन्यास नहीं है। यहाँ पर देखो उचित दिशा विन्यास है, प्रोडक्ट हमारा बन चुका है, ठीक है। क्या हो गया है, प्रोडक्ट बन गया है। इसको यहाँ या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास H2 है प्लस I2 है, ठीक है। ये अगर ये इस तरह से है तो ये तो मिलकर बना लेगा 2HI, क्या बना लेगा, 2HI, यानी कि ऐसे, इधर भी हमारा, इधर H है और इधर क्या है हमारा I, ठीक है। तो ये तो हमारा ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसके आगे चाहे आप 2 कर दो। अगर इसको आप ऐसे लिखेंगे H और H प्लस I और I, इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो इनमें प्रभावी टक्करें नहीं होंगी, ठीक है। इनमें प्रभावी टक्करें नहीं होंगी क्योंकि उचित दिशा विन्यास नहीं है। ये सीधे इससे टकरा जाएगा बेचारा, ठीक है, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो इनमें कोई भी जो है प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि उचित दिशा विन्यास नहीं है, ठीक है। और उचित दिशा विन्यास हमारा ये हो गया, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। आगे देखो कह रहा है कि उचित दिशा विन्यास में भी टक्करें होने पर अभिक्रिया तब तक संपन्न नहीं होती जब तक अणुओं में इतनी ऊर्जा ना हो जाए कि वे सक्रिय संकुल बना सकें। क्या बना सकें, सक्रिय संकुल बनाने के लिए इनमें ऊर्जा चाहिए होती है। जब सक्रिय संकुल बन जाएगा तभी जो है हमारी अभिक्रिया संपन्न होगी। सक्रिय संकुल बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, जैसे अभी हमने लिया था हाइड्रोजन और एक दूसरा और हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरह से एक हाइड्रोजन और इसी तरह से एक दूसरा हाइड्रोजन। तो अब इनके पास इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि ये क्या कर सके, ये सक्रिय संकुल बना ले, यानी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना ले। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, आयोडीन और इधर वाला हाइड्रोजन डैश 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 आयोडीन, ठीक है। तो इस तरह से इनके बीच में क्या बन गया, एक सक्रिय संकुल यानी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। तो अब इधर हाइड्रोजन आयोडीन के बीच बॉन्ड बन जाएगा, मतलब ये क्या होगा, इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो एक बॉन्ड ये बन जाएगा, एक बॉन्ड ये बन जाएगा, मतलब नए बॉन्ड आयोडीन और हाइड्रोजन के बीच में बन जाएंगे। तो कुछ इस तरह से एक HI यहाँ बन जाएगा और एक HI हमारा यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स यानी कि सक्रिय संकुल। तो ये
इनमें आवश्यक है कि इतनी ऊर्जा हो जाए कि ये क्या बना लें, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या सक्रिय संकुल बना ले, तभी जाके एकदम से ये प्रोडक्ट बन जाएगा और रिएक्शन हमारी कैसी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये बन गया हमारा PDT। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट। अब हम कहेंगे कि ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, फिनिश हो गई। तो इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास है आगे की कहानी। देखो क्या कहती है इसकी। कह रहा है कि अभिकारक सक्रिय संकुल में तब तक बदल नहीं सकता जब तक उनमें इतनी ऊर्जा ना हो जाए कि वे ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद में बदल जाए। ठीक है, यानी कि अभिकारक अणुओं के पास इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि वे ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद में बदल सके। ठीक है, अभिकारक सक्रिय संकुल में तब तक नहीं बदल सकता जब तक उनमें इतनी ऊर्जा ना हो जाए कि वे ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद में परिवर्तित ना हो सके। ठीक है, या उत्पाद में परिवर्तित हो सके। ठीक है, तो उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए उनके पास ऊर्जा होनी चाहिए और वो ऊर्जा अवरोध को क्या कर सके, पार कर सके। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा था कुछ इस तरह से, ये एनर्जी लेवल है इस तरह से। ठीक है, ये आपका अभिकारक है, अभिकारक। ठीक है, ए है, ये हमारा क्या है, उत्पाद। ठीक है, जो कि आपका क्या है, बी। यहां से यहां तक की ऊर्जा, इस ऊर्जा को हम कहते हैं आंतरिक ऊर्जा। क्या कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी किसकी, अभिकारक अणुओं। ठीक है, ऊपर को क्या होता है, ये हमारा एनर्जी लेवल होता है, ऊर्जा होता है। और यहां से यहां तक की ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड एनर्जी। ठीक है, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और जिस बिंदु पर अभिकारक की ऊर्जा जहां तक पहुंचती है, ठीक है, इस बिंदु को हम कहते हैं देहली ऊर्जा। क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा। और यहीं पर क्या बनता है, यहीं पर बनता है हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी कि सक्रिय संकुल। क्या बनता है, सक्रिय संकुल। ठीक है, जो यहाँ पहुंचते ही सीधे फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अर्थात अभिकारक अणुओं के पास में, ठीक है, क्या है, अभिकारक अणुओं के पास में सक्रिय संकुल में बदलने के लिए, यानी कि जो हमारे अभिकारक अणु हैं वो कह रहा है सक्रिय संकुल में तब तक परिवर्तित नहीं हो सकते, यानी कि यहाँ पर तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक इनमें इतनी ऊर्जा ना हो जाए कि वे इस ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाएं। ठीक है, यह संकुल तब बनेगा जब वो यहाँ तक पहुंच जाएंगे। जब यहाँ पहुंच जाएंगे तो उत्पाद में खुद ही बदल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर बनता है, ये पर क्या बनता है, हमारा सक्रिय संकुल बनता है। क्या बनता है, सक्रिय संकुल। ठीक है, देहली ऊर्जा कहाँ बनता है, देहली ऊर्जा पे। और ये जो एनर्जी गैप रहता है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम कहते हैं सक्रिय ऊर्जा। क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ठीक। और इसी को अवरोध ऊर्जा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवरोध ऊर्जा। और इसी अवरोध ऊर्जा को पार कर गया तो समझ लो क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। और नहीं पार कर पाया तो इधर ही रह जाएगा। तो हमें पार करवाने के लिए और ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, और ऊर्जा देनी पड़ेगी। देखो, प्रभावी टक्करों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहली बात तो ऊर्जा है। अभिकारक अणुओं में देहली ऊर्जा के से अधिक ऊर्जा होनी चाहिए। ठीक है, अभिकारक अणु जो होते हैं उनमें देहली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा होगी, तभी क्या होगा, उनमें तेजी से टक्करें होंगी। और तेजी से टक्करें होंगी तो वो क्या कर जाएंगे, इस वाले ऊर्जा अवरोध को पार कर जाएंगे। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ऊर्जा क्या है, एक अवरोध है। ठीक है, यानी कि ऊर्जा भी क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, किसको, प्रभावी टक्करों को। ऊर्जा कम होगी तो प्रभावी टक्करें कम होंगी और उत्पाद भी कम बनेगा। दिशा विन्यास, टक्करों के समय अणुओं का उचित दिशा विन्यास होना जरूरी है। जैसे अभी हमने पढ़ा था, जैसे हमारा ए है प्लस ये बी है, ये दोनों क्या बना लेंगे, ए और बी बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ए और बी, क्योंकि इनका जो दिशा विन्यास है वो कैसा है, प्रभावी है। ठीक है, कैसा है, प्रभावी दिशा विन्यास है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ए और ए प्लस बी और बी, ठीक है, तो ये तो टकरा जाएगा पर ये नहीं टकरा पाएगा। ठीक है, तो ये कैसा है, अप्रभावी विन्यास है। ठीक है, कैसा है, ये जो हमारा अनुचित विन्यास है। ठीक है, कैसा है,
अनुचित दिशा विन्यास है। इस प्रकार इनमें सभी मॉलिक्यूल्स में टक्कर नहीं होगी, और टक्कर नहीं होगी तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अगर आपने हाइड्रोजन आयोडाइड ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, HI ले लो, ठीक है, उदाहरण, हाइड्रोजन और आयोडीन, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, 2HI बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 2HI बनाते हैं। अगर आप ऐसे ले लो हाइड्रोजन, ठीक है, और हाइड्रोजन प्लस आयोडीन और आयोडीन, ये दोनों मिलकर कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें इस तरह से कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों में अभिकारक अणुओं के बीच में जो दिशा विन्यास है वो अनुचित है। इसी तरह से अगर हम इस तरह से ले लें हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन प्लस आयोडीन और आप इधर आयोडीन ले लोगे, तब भी इसमें जो है अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, यानी कि कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये सीधे इधर को चला जाएगा, ये दोनों इधर को चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, एक अनुचित दिशा विन्यास है। कैसा है, अनुचित दिशा विन्यास है। और अगर आपने ऐसे ले लिया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्लस आयोडीन और आपका आयोडीन, ठीक है, तो ये क्या कर जाएगा, ये बना लेगा। पहले तो इनके बीच में क्या बनेगा, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा ऐसे वाला, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 2HI में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2HI में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। अब इनके पास इतनी ऊर्जा हो गई कि ये उत्पाद में कन्वर्ट हो सके, किसको, ऊर्जा अवरोध को पार करके। ठीक है, और ये तभी क्या होगा, तभी ये सक्रिय संकुल बना पाएगा। ठीक है, जब इनमें इतनी ऊर्जा हो जाएगी कि ये ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद में परिवर्तित हो सके, तभी क्या बनेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा तो प्रोडक्ट आपका खुद से बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रभावी टक्करें भी हैं इसमें, और उचित दिशा विन्यास भी है। क्या है, उचित दिशा विन्यास। ठीक है, क्या है, उचित दिशा विन्यास। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको फटाफट से नोट कर लो। इसके बाद बात करेंगे टकराव आवृत्ति के संबंध में दर स्थिरांक, यानी कि जो के होता है, दर होता है, वो हमारा क्या होता है। ठीक है, अब क्रिया की जो दर होती है वो टकराव आवृत्ति यानी कि जेड के संबंध में किस तरह से उसको लिखा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि अभिक्रिया की दर निम्न दो कारकों पर डिपेंड करती है। किस किस कारक पर डिपेंड करती है, सबसे पहली बात, अभिक्रिया की दर अभिकारक अणु आपस में किस स्तर तक टकराते हैं, यानी कि अभिकारक के जो अणु हैं A+B हमारे पास, ये किस स्तर तक आपस में टकराते हैं। ठीक है, इस पर भी अभिक्रिया की दर डिपेंड करती है। ठीक है, अभिकारक अणुओं का आपस में टकराना कहाँ तक टकराते हैं, इस पर भी जो है अभिक्रिया की दर डिपेंड करती है। दूसरी बात है, अवरोध ऊर्जा को पार करने के लिए, ठीक है, पार करने के लिए उनमें किस अनुपात में ऊर्जा है। जब अभिकारक अणु क्या करते हैं, इस अवरोध ऊर्जा को पार करते हैं, इस वाली अवरोध ऊर्जा को पार करते हैं, तो अभिकारक के जो अणु हैं उन अणुओं में किस अनुपात में ऊर्जा है, ये भी इस पर भी डिपेंड करता है कौन, अभिक्रिया की दर। ठीक है, तो पहली बात किस पे डिपेंड करता है कि अभिकारक के अणु आपस में किस स्तर तक टकराते हैं। दूसरा, अवरोध ऊर्जा को पार करने के लिए उनमें किस अनुपात में ऊर्जा है, ये इस पर भी डिपेंड करता है कौन, अभिक्रिया की दर। ठीक है, तो दो फैक्टर पर यहाँ पर डिपेंड करती है अभिक्रिया की दर। तो माना हमारे पास कोई एक द्विअणुक अभिक्रिया है जिसमें A और B हमारे पास क्या है, दो अणु है जो अभिकारक के अणु हैं। ये दोनों अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाते हैं, उत्पाद प्रोडक्ट B बना लेते हैं। इस अभिक्रिया की दर को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, दर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जैसे आपने आर्हीनीय समीकरण पढ़ी थी, उस आर्हीनीय समीकरण में ये जो हमारा था ZAB, ये क्या लिखते थे हम, वहां पर A लिखते थे, क्या लिखते थे, A लिखते थे। ठीक है, जिसको पूर्व चरघातांक या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यही हमारा यहाँ पर क्या होता है, Z और P, क्या होता है, ये हमारा Z और P होता है। ठीक है, Z हमारा क्या होता है, टक्कर आवृत्ति होती है, और P हमारा क्या होता है, दिशा विन्यास होता है। ठीक है, ये क्या होता है, टक्कर आवृत्ति, और P क्या होता है, दिशा विन्यास होता है। ठीक है, तो A बराबर क्या होता है हमारा, Z और P होता है। ठीक है, अब यहाँ पर Z हमारा क्या है,
ये हमारा क्या है, टक्कर आवृत्ति, ठीक है। टक्कर आवृत्ति किसके बीच में, ए और बी, किसके, ए और बी, ठीक है। एक हमारा ए है और एक हमारा क्या, बी है, और सी होता तो जेड ए बी सी करते थे, ठीक है। ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी आर्हिनीय समीकरण है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, दर के रिस्पेक्ट में। तो दर बराबर क्या हो जाएगा, जेड ए बी, ए बी है तो ए बी हो जाएगा, ठीक है। अभिकारक अणुओं का जो क्या नाम इसका, जेड आवृत्ति है वो हो जाएगी, और ई माइनस ई अपॉन आर टी। ये जो अंश है हमारे इधर वाला, ठीक है, इधर वाला ये, ठीक है, ये क्या है, देखो लिखा हुआ है ये माइनस ई अपॉन आर टी। ये सक्रिय ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा वाले अणु हैं, ठीक है, या इस अणुओं का अंश है, ठीक है। कौन सा, सक्रिय ऊर्जा या सक्रिय ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले अणुओं का ये अंश है। और जेड ए बी हमारा क्या है, जेड ए बी क्या है, अभिकारक अणुओं की टक्कर आवृत्ति, ठीक है। क्या है, अभिकारक अणुओं की टक्कर आवृत्ति, जो आपस में ये टकराते हैं उनकी आवृत्ति है, ठीक है। सभी टक्करों के दौरान उत्पाद नहीं बनते हैं, ये तो पहले से ही आपको पता है। देहली ऊर्जा बराबर क्या होता है, देखो सक्रिय ऊर्जा और अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा। क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा और अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा, इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या हो जाती है, देहली ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा अगर आपको निकालनी पड़ेगी तो क्या करेंगे, सक्रिय ऊर्जा निकालेंगे तो देहली ऊर्जा में से क्या कटा देंगे, अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा को कम कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा सक्रिय ऊर्जा, ठीक है, एक्टिवेटेड एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, उदाहरण की अगर हम बात करें, जैसे आपको दे रखा है ब्रोमोमेथेन, ठीक है, क्या है, ब्रोमोमेथेन से क्या बनाना है, मेथेनॉल का निर्माण, ठीक है। ये एग्जांपल है, ब्रोमोमेथेन से मेथेनॉल का निर्माण, किस तरह से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। ब्रोमोमेथेन क्या होता है हमारा, CH3 और Br, ठीक है। क्या बनेगा, मेथेनॉल, यानी कि इसमें OH माइनस ऐड कर देंगे तो बन जाएगा CH3OH प्लस Br माइनस, ये बन गया हमारा मेथेनॉल। ये क्या था हमारे पास, ब्रोमोमेथेन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम CH3Br प्लस OH माइनस। इसके बनने की दो कंडीशन होती है, ठीक है, इसके बनने की दो कंडीशन होते हैं। अगर दिशा विन्यास उचित होगा, ठीक है, यहां लिखेंगे अनुचित दिशा विन्यास। अगर दिशा विन्यास कैसा होगा, अनुचित होगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, सपोज ये हमारे पास कार्बन है कार्बन से 3 हाइड्रोजन और एक Br लगा हुआ है, तो यहाँ लगा दिया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, और एक Br जो है वो यहाँ लगा दिया, और OH हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है, माइनस का OH इधर वाला आप उतार लेना, ठीक है, नोट कर लेना। इस पे Br पे भी कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, यानी कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब रिपेल करेंगे तो इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी, और जब रिएक्शन ना होगी तो नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में उचित दिशा विन्यास नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दो उचित दिशा विन्यास। अब इनका उचित दिशा विन्यास बना दो। जैसे ये कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक लगा दो ऊपर, ठीक है। इधर पे क्या कर दो, इधर पे लगा दो Br, और जो OH होगा हमारा वो कुछ इधर से ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके जुड़ता नजर आएगा, ये टूटता नजर आएगा, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं सक्रिय संकुल, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये बन गया हमारा सक्रिय संकुल, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, ये बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, यानी कि पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, ठीक है। तो Br पहले से था इसके पास, तो ये वाला बंध टूट रहा है, OH बाद में आ रहा है, यानी कि ये वाला बंध नया बंध बन रहा है, ठीक है। पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध इसमें बनते हैं, ठीक है। तो बन क्या जाएगा,
कार्बन, ऊपर हाइड्रोजन लगा है, इधर लग गया आपका OH, और इधर एक हाइड्रोजन लगा है, इधर एक हाइड्रोजन लगा है, ठीक है। प्लस बाहर क्या निकल जाएगा आपका Br, ये आपका बाहर निकल जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा मेथेनॉल। क्या बन जाएगा? मेथेनॉल। और हमें यही बनाना था, ठीक है। क्या बनाना था? मेथेनॉल ही बनाना था, ठीक है। तो अनुचित दिशा विन्यास में क्या होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो रिएक्शन होने के लिए, अभिकारक अणुओं के बीच में टक्कर होने के लिए कुछ जरूरी है कि उनके बीच में उचित दिशा विन्यास भी हो और एक ऊर्जा भी हो, ठीक है। उनके बीच में क्या हो? इतनी ऊर्जा हो जिससे कि वे ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद में परिवर्तित हो सकें। जब उत्पाद में परिवर्तित हो सकेंगे तभी वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना पाएंगे, ठीक है, जो कि आपका ये बना हुआ है। इस अभिक्रिया के लिए अगर आप रेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? दर। इसके लिए अगर आप दर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? PZ, ठीक है। क्या है? इसको A मान लो, इसको B मान लो, ठीक है। A और B, PZ A B, E माइनस E अपॉन RT। इस तरह से इसके लिए क्या लिखेंगे? हम दर लिखेंगे, ठीक है। PZ E माइनस E अपॉन RT, ठीक है। तो ये था आज का जो हमारा टॉपिक था, रासायनिक अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत। यानी कि अभिक्रिया को होने के लिए जरूरी है अभिकारक के अणुओं के बीच में टक्करें हों, और सभी टक्करों के दौरान उत्पाद नहीं बनते हैं। तो कुछ टक्करें ही ऐसी होती है जिनसे उत्पाद बनते हैं। उन्हीं टक्करों को हम क्या कहते हैं? प्रभावी टक्करें कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभावी टक्करें कहते हैं, ठीक है। और वो टक्करें आमने सामने यानी कि हेड टू हेड होती हैं, ठीक है। जितनी तेजी से आमने सामने होंगी वही क्या होंगी? प्रभावी टक्कर है। उन्हीं से क्या बनता है? हमारा उत्पाद बनता है, ठीक है। इसके कुछ सीमाएं भी हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा सिद्धांत है ये सभी अभिक्रियाओं के लिए हमें संतोषजनक रिजल्ट नहीं देता है। कुछ ही अभिक्रियाएं हैं जिनकी ये व्याख्या करता है या जिनके लिए रिजल्ट देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पहली बात तो ये कहता है जो हमारे अभिकारक अणु हैं, क्या है? जो हमारे अभिकारक अणु होते हैं वो कैसे होते हैं? गोला मानता है। ये क्या मानता है? ये ठोस गोला मानता है, ठीक है। अब ठोस गोला जरूरी नहीं कि अभिकारक के सभी अणु ठोस गोला ही हो, लेकिन ये सिद्धांत ये कहता है कि अभिकारक के अणुओं को ठोस गोला माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है? ठोस गोला, जो कि क्या करता है? अभिकारक अणुओं की संरचना की उपेक्षा करता है। क्या करता है? अभिकारक के अणुओं की संरचना की उपेक्षा करता है। इसलिए ये सभी अभिक्रियाओं के लिए जो है संतोषजनक परिणाम नहीं देता है, कुछ ही अभिक्रियाओं के लिए संतोषजनक परिणाम देता है। तो ये इसकी सीमाएं हो जाएंगी। और आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद अगला टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दहली ऊर्जा और सक्रिय ऊर्जा, ठीक है, जो कि सक्रिय ऊर्जा अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सक्रिय ऊर्जा से आपका पूछा जाता है सक्रिय ऊर्जा क्या है, ठीक है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।